हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास की हिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो जो मैं कह सकता हूं, मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि ये हमारी यूपीएससी की अभी तक की जर्नी की हिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि आज हम हिस्ट्री के ऐसे अजीबो गरीब क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछती है। सर, मैं भी ये चीज़ से हैरान था कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछती कहाँ से है, आखिर इनका कोई सोर्स तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं हवा में पूछे जा रहे हैं। ये जो प्रोफेसर्स हैं ये क्वेश्चंस लाते कहाँ से हैं, मैं भी ये सोचकर हैरान रहता था। तो सर, मुझे खुशी है और आप सबके लिए खुशी है कि आखिरकार हमें उन सभी अजीबो गरीब क्वेश्चंस का सोर्स मिल चुका है। और मैं आपको दिखाता हूं मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। आपने ये वाला क्वेश्चन देखा होगा पेपर में, जहां पर पूछा गया था कि किंग का जो टाइम टेबल है अर्थशास्त्र में, यहां पर क्या मेंशन नहीं है। सर, ये क्वेश्चन कहां से पूछा है, नहीं समझ में आया था पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सैक्रिफाइसेस। यहां पर आप देखेंगे वैदिक सैक्रिफाइसेस और वहां पर जो पिट्स थे उनके शेप, उनको कैसे प्लेस किया जाता है। पेपर में देखकर इंसान हैरान रह गया कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा होगा, क्योंकि सर ये हमारी बेसिक टेक्स्ट और जो एनसीईआरटी बुक है वहां पर नहीं देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन, अब सर देखने में तो ये आसान है, दिख रहा है इजीली, आप कह देंगे कि हाँ जैन और बुद्धिज्म तो हमने भी पढ़ाया है, हमारे नोट्स में मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। बट सर इसके जब आप स्टेटमेंट्स देखेंगे ना, वो स्टेटमेंट्स कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत हिंट शायद आपको पहले स्टेटमेंट की ल्यूसेंट की बुक में देखने को मिल जाए, बट सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इसके बारे में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। और मैं दिखाऊंगा दोस्तों, जो सोर्स आज मैं आपको दिखाने वाला हूं उसमें लाइन बाय लाइन इन दोनों स्टेटमेंट्स का जिक्र हुआ है। देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, यहां पर टेक्स्ट दिए हुए हैं और उनके मीनिंग दिए हुए हैं। सर इसको आप किसी बुक में जाकर खोज लीजिए, किसी भी बुक में आपको ये क्वेश्चन कहीं नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि सर आपसे पहले मैं इन सभी चीज़ों की कई सारी बुक्स में रिसर्च कर चुका हूं, मुझे कहीं ये सब नहीं देखने को मिला है सिवाय एक बुक के। सर वो एक बुक इतनी इम्पॉर्टेंट है, आज हम उसे भी देखेंगे। तो सर आज हम खुलासा करते हैं यूपीएससी के ये सभी अजीबोगरीब पेचीदा क्वेश्चनों को जो यूपीएससी कहां से पूछती है। और इस वीडियो के एंड में हम ये भी समझेंगे कि इस सोर्स को आखिर टैकल कैसे किया जाए, क्योंकि सर ये जो सोर्सेस है ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड सोर्सेस है। इन्हें आमतौर पर हम स्टूडेंट्स और हमारी जो कम्युनिटी है वो कभी यूज नहीं करती। ये यूज किए जाते हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर यूपीएससी में जो भी हिस्ट्री ऑप्शन अपना जो लेकर चलते हैं वो स्टूडेंट्स इन सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इनका इस्तेमाल करना भी है या नहीं करना है, और करना है तो कैसे करना है। क्योंकि अगर आज हमारे इस एग्जाम में 4 क्वेश्चन इस बुक से पूछे हैं तो फ्यूचर में ये नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के मैं आपको दिखाता हूं प्रूफ के साथ कि ये बुक यहां से कैसे लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो खुलासा करते हैं यूपीएससी के सोर्स का। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है अभी हमने इसको देख ही लिया है। यहां पर पहला क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following activity was not a part of daily timetable for a king as prescribed in अर्थशास्त्र। अब सर जितने भी ये क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ना, इसमें हम सब कंफ्यूज हैं कि क्वेश्चंस का आंसर क्या है, क्योंकि सर इनका डायरेक्ट सोर्स ही नहीं देखने को मिला है। बट मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ कि इनके आंसर्स भी क्या है और प्रूफ के साथ करता हूँ, सोर्स भी बताऊंगा। तो सर यहां पर पूछा है डेली टाइम टेबल में जो किंग को क्या प्रिस्क्राइब नहीं किया था अर्थशास्त्र में। रिसीव रिपोर्ट ऑन डिफेंस, विजिट द टाउन इकॉग्निटो, रिसीव रेवेन्यू इन कैश, कंसल्ट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सर तो ए और डी जो ऑप्शन है वो आप एलिमिनेट कर सकते हो अपने लॉजिक से, बट जो सारा कंफ्यूजन है वो आपको यहां देखने को मिलेगा बी और सी ऑप्शन में। क्योंकि ये इकॉग्निटो मोड में विजिट करना टाउन को डेली ये पॉसिबल नहीं है, एक लॉजिक बच्चे ये लगा रहे हैं। दूसरा, रेवेन्यू को कैश में रिसीव करना ये भी पॉसिबल नहीं है, दूसरा लॉजिक लोग ये लगा रहे हैं दोनों ऑप्शन को टेक करने के लिए। बट इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? चैप्टर का नाम मैं आपको बता देता हूं, पावर एंड पिटी द मौर्यन एम्पायर, पेज 342, एंशिएंट हिस्ट्री की ये बुक है। बुक को कंप्लीट तरीके से हम डिस्कस करेंगे इसके एंड में। मैं आपको सोर्स दिखा देता हूं, ये रहा आपका पेज 342। यहां पर आप देखिए कौटिल्याज टाइम टेबल फॉर अ किंग। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है यहां पर। अर्थशास्त्र
recommends that the king divide the day and night into 8 part each. This given a total of 16 unit of time. Each consists of 1.5 hour. Each associated with specific activity. अब वो एक्टिविटी कौन कौन सी है तो देखिए, जब सनराइज होगा और उसके बाद देखो 8 एक्टिविटी दिन में होंगी, 8 एक्टिविटी रात में होंगी. तो दिन में होने वाली सनराइज के बाद 8 एक्टिविटी वो कौन सी है? पहली एक्टिविटी यहां पर देखिएगा, रिसीव रिपोर्ट्स ऑन डिफेंस. पहली एक्टिविटी यहां आपको देखने को मिल गई, ये रही, रिसीव रिपोर्ट्स ऑन डिफेंस. ठीक है, ये तो एक्टिविटी है. नेक्स्ट, लुक इनटू द अफेयर्स ऑफ द पीपल. ये नहीं इन्होंने ऑप्शन में मेंशन किया है. थर्ड हटाते हैं. फोर्थ, रिसीव रेवेन्यू इन कैश. रिसीव रेवेन्यू इन कैश, सी ऑप्शन. यहां पर ये ऑप्शन इन्होंने दिया है और ये टाइम टेबल में मेंशन भी है. तो हमारा आंसर सी नहीं आएगा क्योंकि ये टाइम टेबल में इंक्लूडेड है, और जबकि इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं करता है. ठीक है, अब डी के बारे में और दिखा देता हूं मैं आपको. ये रहा, कंसल्ट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये आपका डी ऑप्शन यहां पूछा है. और 6, 7, 8 जब आप पढ़ लेंगे तो आपको दिखेगा कहीं पर भी आपके बी ऑप्शन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है. विजिट द टाउन इकॉग्निटो. तो सर ये रहा आपका डायरेक्ट सोर्स. लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट चीजें यहां पर इन्होंने उठाई हैं. जो कौटिल्य का टाइम टेबल है ये आपका पेज नंबर 342 आपकी ये जो बुक है यहां से पूछा है. क्लियर है दोस्तों? देख रहे हैं कितना साफ साफ चीजें कैसे यहां पर उठाई हैं. बहुत प्यारी बुक है सर, ये बहुत प्यारी बुक. मैं आपको बताता हूं इससे बेस्ट बुक कोई नहीं है. बस प्रॉब्लम यही है कि ये बुक बहुत लेंदी है और इसको पढ़ने का एक अपना अलग तरीका है, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ वैदिक सैक्रिफाइसेस. अब ये वैदिक सैक्रिफाइसेस पर क्वेश्चन था. पहला तो ये कह रहा है कि ये जो सैक्रिफाइसेस है इसमें 3 फायर्स इन्वॉल्व हैं, 3 तरीके की फायर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें पहला है घरपत्या, दूसरा है आधावन्या, तीसरा है दक्षिणी अग्नि. ठीक है, 3 है. अब तीनों के प्लेसेस पर डिस्कस किया है कि भाई तीनों की जो प्लेसेस है, शेप्स है, वो कैसी होगी. तो कह रहा है कि घरपत्या जो है स्क्वायर होगा, अहवन्य जो है राउंड में होगा और दक्षिणी अग्नि जो है रेक्टेंगुलर शेप में होगा. सर ये क्वेश्चन देखकर जब मैंने इसे पहली बार देखा मैं हैरान रह गया कि ये यूपीएससी क्या पूछ रही है और कहां से पूछ रही है. बट वो सवाल तो हमेशा रहेगा कि यूपीएससी क्या पूछना चाह रही है, बट कहां से पूछना चाह रही है उसका मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों. यही आपकी बुक है. यहां पर चैप्टर का नाम है कल्चरल ट्रांजिशन, इमेजेस फ्रॉम टेक्स्ट एंड आर्कियोलॉजी. 207 पेज नंबर है. यहां पर आपको देखने को मिलेगा सैक्रिफिशियल अरीना. अब सर इसका सिर्फ ये पहला पैराग्राफ ही देखिए, यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों. द एलेबोरेट श्रोता Vedic sacrifices involve the use of 3 fires: the Gharpatya, household fire; Ahavanya, operational fire; and Dakshini Agna, southern fire. अब सर ये जो स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को उठाकर देखिए, इसको पढ़कर देखिए, एक एक वर्ड टू द पॉइंट, सब कुछ डायरेक्ट, यही आपको यहां देखने को मिलेगा. उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए, ये यहां पर These fires were supposed to be placed in pits of different shape. यही आपको लाइन यहां देखने को मिलेगी. These fires were supposed to be placed in pits of different shapes. अब जो यहां पर इन्होंने खेल किया है यूपीएससी ने, वो इनके शेप्स पर आपको जो है खेल करके दिया है. कैसे? यहां कह रहा है कि द पिट फॉर द घरपत्या वॉज सपोज टू बी राउंड. यहां पर कह रहा है कि द घरपत्या टू बी स्क्वायर. ठीक है, ये जो है गलत है. ऑप्शन सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि यहां स्क्वायर नहीं राउंड होना चाहिए था. देन आपका अहवन्य स्क्वायर है और दक्षिणी जो अग्नि है वो क्रेसेंट शेप में है. तो यहां पर जो है अहवन्य को राउंड कर दिया और दक्षिणी को रेक्टेंगुलर शेप में, यानी कि इसके जो शेप्स हैं उनको जो है अलग अलग कर दिया है. तो ऑप्शन 2 हमारा रॉन्ग है, ऑप्शन 1 हमारा सही है. और इसका जो सोर्स है दोस्तों आपके सामने है, कैसे लाइन बाय लाइन इस बॉक्स से सैक्रिफिशियल अरेना से ये क्वेश्चन आया है. मतलब सर मैं भी ये चीज देखकर हैरान रह गया था कि कैसे इन्होंने लाइन बाय लाइन इस बुक के सोर्सेस का इस्तेमाल किया है. और मुझे उम्मीद है कि आप भी कहीं ना कहीं ये देखकर हैरान हो रहे होंगे कि भाई मतलब पहली तो ये पूछी क्या जा रही है और कैसी कैसी बुक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. खैर सर ये बुक्स बहुत ज़्यादा ऐसा अननोन नहीं है, ये बुक बहुत फेमस है. यूपीएससी के जो
कम्युनिटी में, बट फेमस उन स्टूडेंट्स के बीच में है जिनके पास हिस्ट्री ऑप्शनल रहता है। बट हम अब ये जानने के बाद कि भाई क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं, तो हम अब इस बुक को भी स्किप नहीं करेंगे। वैसे सर ये 800 पेजेस की बुक है, इसको 800 पेजेस को नहीं पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा इसमें से कैसे क्या पढ़ना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका सिटीज, किंग्स एंड रिनाउंसिएशन नॉर्थ इंडिया। ये चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यहां पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जैनिज्म पर एक क्वेश्चन आया था, शायद आपने ठीक किया होगा, बट मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये जो ऑप्शंस है, आपको दो ऑप्शंस ये लाइन बाय लाइन इस बुक में देखने को मिलते हैं। दोस्तों पेज नंबर है 314 और 315। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां कह रहा है कि ही सपोज टू हैव, ही सपोज यानी कि वर्धमान महावीरा जी के बारे में ये बात हो रही है कि महावीरा अटेंड केवल्ययाना इन्फानाइट नॉलेज आउटसाइड द टाउन ऑफ जिरम्बिका ग्रामा ऑन द बैंक ऑफ रिज्जूपलिका रिवर इन द फील्ड हाउस होल्ड ऑनर समागा। अब सर यही लाइन आप यहां पढ़कर देखिए, वर्धमान महावीरा अटेंड केवल्ययाना आउटसाइड द टाउन ऑफ जिरम्बिका ग्रामा ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिज्जूपलिका एंड इन द फील्ड ऑफ हाउस होल्ड नेम्ड समागा। सर एकदम वर्बैटिम लाइन बाय लाइन चीज को यहां पर उठाकर पूछा है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, द स्टेट व्हेन द कर्मा पार्टिकल्स एक्चुअली बिगिन टू फ्लो टुवर्ड्स द जीवा टू बाइंड इट इज नोन एज असरावा फ्लो। यहां पर आप इसे देखिए दोस्तों, द स्टेट व्हेन द कर्मा पार्टिकल्स एक्चुअली बिगिन टू फ्लो टुवर्ड्स द जीवा टू बाइंड इट इज नोन एज असरवा। ठीक है दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन यहां पर सही है और इस बुक से उठाकर आपसे पूछे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका होने वाला है ऑप्शन सी, क्योंकि यहां पर बोथ ऑप्शन करेक्ट हैं। क्लियर है? भरोसा हो रहा है इस बुक पर या नहीं? ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं सिर्फ एक वर्ड आपको दिखा रहा हूं, दो वर्ड यहां से दिखा रहा हूं। देखिए, जब सिर्फ वर्ड्स मैच कर रहे होते हैं तो चांसेस रहते हैं कि भाई जो ये जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं और से भी पूछा जा सकता है, बट जब लाइन बाय लाइन मैच जब चीजें की कर रही हैं तो ये पूरे चांसेस सर कि जो यूपीएससी के जो प्रोफेसर्स हैं वो इस बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने ये देखा होगा कि जो एक तरफ टैक्स है और एक तरफ उनके मीनिंग है। सदर्न इंडिया के कुछ टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ टैक्स और उनके मतलब यहां पर मेंशन किए गए थे। ये भी देखकर हम क्वेश्चन हैरान हो गए थे कि भाई ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया। सर इसे मैं हर बुक में चेक कर चुका था, बट मुझे नहीं ये सब देखने को मिला कहीं भी, बट इस बुक ने मुझे खुश किया। इस क्वेश्चन का जो सोर्स है मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये वाला पैराग्राफ है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर आकर सर यहां कह रहा है कि द चोला, वैसे तो देखिए वेवर्स एंड वेविंग इन द अर्ली मिडिवल तमिलनाडु के बारे में जो है बात हो रही है, और यहां पर कुछ टेक्स्ट डिस्कस किए हैं। द चोलाज एक्टिविटी इनकरेज द वेविंग इंडस्ट्री इन देयर किंगडम एंड डिराइव्ड रेवेन्यू फ्रॉम इट। ठीक है, अब ये रेवेन्यू कैसे डिराइव करते थे? इंस्क्रिप्शन मेंशन टैक्सेस सच एज तारी इराई और तारी कदमई लूम टेक्स्ट। अब ये तारीख देखिए सर, ये रहा तारीख कदमई, अब यहां पर दे रखा है सिल्क क्लोथ पर टैक्स, जबकि ये लूम टैक्स है, सिल्क टैक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अदर ड्यूज इंक्लूडेड अचछू तान, इसे छोड़ते हैं हम, तारी पुदवई, ये भी हमारे काम का नहीं है। पंजू पल्लई अ टैक्स ऑन कॉटन यान, सर ये रहा देखो, पंजू पल्लई अ कॉटन यान टैक्स। ठीक है, आई एम सो सॉरी दोस्तों अगर मैं इन सब वर्ड्स को गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँगा, तो मेरे साउथ के दोस्त उस चीज़ को गलत ना लें, क्योंकि थोड़ा सा मेरी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर हो सकता है कि एक्यूरेट ना हो। ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, तो पंजू पल्लई अ टैक्स ऑन कॉटन यान, ये बिल्कुल देखिए यहाँ पर अ कॉटन यान पंजू पल्लई टैक्स है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, परूती कदमई अ टैक्स ऑन कॉटन, ठीक है। उसके बाद नुलायाम अ टैक्स ऑन कॉटन थ्रेड, ये रहा नुलायाम। अब देखिए यहां पर भी आपसे पूछा हुआ है, ये रहा नुलायाम अ कॉटन थ्रेड टैक्स। ठीक है, नुलायाम यहां पर आपको दिया कॉटन थ्रेड पर टैक्स। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये लूम टैक्स है, तारीख कदमई। अब फोर्थ देख लेते हैं, यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, अ टैक्स कॉल्ड पतादई नुलायान वॉज लेविड ऑन सिल्क थ्रेड। अब जो सिल्क थ्रेड है दोस्तों, उस पर जो टैक्स है वो सीला नहीं है, वो है पतादई नुलायाम।
ठीक है। पत्तदई नुलायाम टेक्स्ट जो है वो आपका सिल्क थ्रेड पे है, तो इसका थर्ड और फोर्थ दोनों गलत है। फर्स्ट और सेकंड इसके राइट आंसर है। ये हमने हमारी आंसर की में भी आपको 1 और 2 ही दिया था, तो जो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वो है 1 और 2 ओनली। आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट सोर्स आपके सामने है। चीजें कैसे, मतलब मैं भी देखकर हैरान हूं कि भाई पहली बात तो ऐसी हायर स्टैंडर्ड की बुक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था यूपीएससी को, बट किया है। तो अब हमारे लिए ये समझना जरूरी था कि आखिर वो बुक कौन सी है और फिर उनको करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, बुक है हमारी ये उपेंद्र सिंह की, सर ये एक बुक है, अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मिडेवल इंडिया फ्रॉम द स्टोन एज टू द 12th सेंचुरी। उपेंद्र सिंह कौन है सर? शी इज प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में ये प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। और आपको पता है कि जो पेपर बनाया जाता है वो इन्हीं प्रोफेसर्स के द्वारा बनाया जाता है, और इनमें से जो प्रोफेसर्स हैं वो ऐसी कुछ स्टैंडर्ड बुक का इस्तेमाल करते हैं अपने पेपर को क्रिएट करने में, और वहीं पर कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके उपेंद्र सिंह से बनाए गए हैं। अब ये बुक तो हमने समझ ली दोस्तों। सर ये बुक बहुत 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 प्यारी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, और मैं आपको बताता हूं कहीं ना कहीं आप सबकी जो थीम्स एनसीईआरटी हैं वो भी इसी बुक का रेफरेंस लेकर बनाई गई हैं, क्योंकि इस बुक को जिस तरीके से आप डिजाइन देखेंगे इसमें, क्योंकि ये थीम बेस्ड बुक है, ठीक है, यहां पर भी आपको थीम्स मेंशन की हुई हैं, तो उसी थीम्स को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं वो जो हमारी एनसीईआरटी देखने को मिलती है, चांसेस है कि वहां से ही देखकर बनाई हुई है, ठीक है, उसका जो रेफरेंस लेकर। अब दोस्तों क्या पहली चीज देखिए, मैं अब आपको क्लियर कुछ चीजें बताऊंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये तो हमने कर लिया कि भाई सोर्स क्या है, ये तो समझ लिया, अच्छी चीज है, हमने समझ लिया। अब ये बात समझिए कि क्या वाकई मुझे जरूरत है इस बुक को करने की। तो सर मैं सबसे पहले तो सीधे मना करूंगा कि अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी ऐसे सोर्सेस से, सर रहने दीजिए, मत कीजिए, सीधे टेंशन मत लीजिए, मत कीजिए, ठीक है। पहला तो मैं आपको बता चुका हूं, जो स्टूडेंट्स क्लियरली हम मेरे से एक सजेशन मांगते हैं कि सर करना भी चाहिए या नहीं चाहिए, सर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बिल्कुल मतलब बहुत लो है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका फायदा नहीं है, बट बहुत 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 कम है। अब वो स्टूडेंट्स जो वाकई चाहते हैं कि सर मुझे करना है, बस आप मुझे तरीका बताओ, ये मत बताओ कि मैं करूं या ना करूं, मुझे बस तरीका बताइए। तो मैं दोस्तों आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले सर ये बात समझ लो कि ये बुक जो है 800 से 900 पेजेस की बुक है, 800 to 900 पेजेस की बुक। अब ये 800 से 900 पेजेस की बुक को आप एक एक शब्द, एक एक वर्ड, एक एक लाइन को पढ़ने तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उतना हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो सर सबसे पहले जो स्टूडेंट्स अगर इसे करना चाहता है तो इसमें दिए हुए बॉक्सेस, सर वो बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन बॉक्सेस पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज जब कोई निकल कर आती है जो हम पढ़ रहे होते हैं उस टेक्स्ट को, तो वहां से वो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को जो है अलग से डिस्कस किया जाता है उन बॉक्सेस में। तो इसमें जितने भी बॉक्सेस हैं वो आप एक बार तैयार कर लें। उस बॉक्सेस में देखो, अब यहां पर काम हमारा कम हो जाएगा, बॉक्सेस इसमें कम नहीं है, बॉक्सेस भी बहुत ज्यादा है, बट आपको 800 से 900 पेजेस की जगह शायद हो सकता है कि 50 से लेकर 60 या फिर मैक्स टू मैक्स 100 बॉक्सेस आपको यहां देखने को मिलेंगे जो आपको देखने हैं। तो आप वो बॉक्सेस देख सकते हैं, ये आप काम कर सकते हैं, ये मेरा जो है सजेशन रहेगा। और फिर रही बात पूरी बुक्स को पढ़ना, सर वो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये आप जो है स्टूडेंट्स जो भी इस बुक को करना चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि इस बुक को मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूं कराने में। तो सर मैं सिंपल कहूंगा कि अगर कल आप हमारा गेम चेंजर ज्वाइन करते हैं, कल आप अगर हमारा गेम चेंजर ज्वाइन करते हैं, तो आपको इस बुक को क्या, कोई भी बुक को इस तरीके से जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं उनको फोकस करने की जरूरत नहीं है। सर गेम चेंजर ज्वाइन करने के बाद आपका पेपर 1 मेरी जिम्मेदारी है, आपका पेपर 1 मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे सोर्सेस जितने भी मेरी रिसर्च में मुझे मिले हैं, वो सिर्फ ये नहीं, हर सोर्सेस की बात कर रहा हूं एनसीईआरटी के अलावा। सर देखिए एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी थॉरोली, ठीक है, वहां मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वहां आपको वो काम करना होगा। बट एनसीईआरटी के अलावा आपको जो इस तरीके के सोर्सेस देखने को मिलते हैं, सर ऐसे सोर्सेस को आपको टच भी करने की जरूरत नहीं है। गेम चेंजर ज्वाइन करने के बाद मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि इस बुक को कैसे आपको मैं प्रोवाइड कराऊं, कैसे मैं टैकल कराऊं। ये मैं आपको पूरी एश्योरिटी देता हूं कि इस बुक की सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएंगी।
और वो कैसे पहुंचेंगे सर, वो उसके लिए मेरा पूरा टाइम टेबल तैयार है, पूरी प्लानिंग तैयार है। हिस्ट्री के सर देखिए कई सारे सोर्सेस ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेंगे, तो वो सब चीजें मैं अलग से बाहर से इंक्लूड करूंगा हमारे जो नेक्स्ट गेम चेंजर 2024 आने वाला है। तो अगर आप उसमें इनरोल कर रहे हैं तो ये आपका एक थर्ड ऑप्शन हो सकता है, जो बच्चे इनरोल कर रहे हैं, कि भूल जाइए ये सभी सोर्सेस को, बस ध्यान में रखिए जो टारगेट्स मैं आपको उस समय दे रहा हूंगा वो आपको फॉलो करने हैं, और जो रिसोर्सेस या फिर स्क्रीनशॉट या फिर उसके नोट्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूंगा वो आपको ध्यान रखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। अगर आप गेम चेंजर 24 ज्वाइन कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको तरीका बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है। और यहां पर भी मैं एक कंफ्यूजन दूर करूंगा दोस्तों, लास्ट टाइम एक गलती हो गई थी, ये जो डेट है यहां पर 4 अक्टूबर मेंशन कर दिया था 4/10। सर गेम चेंजर 2024 4 सितंबर को लॉन्च हो रहा है, 4 सितंबर को, 4 अक्टूबर का नहीं। ये बच्चों की क्वेरी आ रही थी, कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका था। तो सर ध्यान रखिएगा जो गेम चेंजर है वो आपका 4 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। और इसके बारे में कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी है कि आखिर गेम चेंजर है क्या। तो दोस्तों कई स्टूडेंट्स को इसके बारे में क्लियरिटी ऑलरेडी है क्योंकि वो इसका पार्ट है, बट जिसको भी इस गेम चेंजर की क्लियरिटी नहीं है तो निश्चिंत रहिए दोस्तों, गेम चेंजर लॉन्च करने से पहले मैं आपको पूरी एक एक चीज की डिटेल कि आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद कैसे हेल्प मिलने वाली है। मैं अगर बात कह रहा हूं कि आपका पेपर 1 मेरी गारंटी है, तो सर वो कैसे, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास प्लानिंग नहीं है। सर आपके पूरे 1 साल का, 1 साल के एक दिन की, आपके एक दिन की पेपर 1 से रिलेटेड आपके एक घंटे की, चाहे वो टेस्ट सीरीज का मैनेजमेंट हो, चाहे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, चाहे आपके मल्टीपल रिवीजन हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे नोट्स हो, पीडीएफ हो, आपकी हर चीज की जो रिसर्च है वो मैं कर चुका हूं। आपका जो आने वाला पूरा समय है उसका एक दिन का प्लान मेरे पास तैयार है, वो मैं जल्द ही आप सभी के सामने लेकर आऊंगा दोस्तों। तो गेम चेंजर स्टूडेंट्स को जिनको नहीं पता है कि ये है क्या, वो परेशान ना हो। आप इस प्रोग्राम को लॉन्च करने से पहले आपको उसके बारे में पूरी A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और पता चला होगा कि आखिरकार ये हिस्ट्री का एक नया सोर्स, इसको कैसे टैकल करना है। हमने ये समझ लिया है कि ये कहां से पूछा गया है। इसी तरीके से और भी चीजें जो हमें सामने निकल कर आती हैं मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। ये रिसर्च नहीं रुकेगी दोस्तों, तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम यूपीएससी को समझ नहीं लेते, तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप सभी का सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो दोस्तों ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।